and this one is the northwest direction. The angle for the southwest, it will be, what will be the direction? 180 plus 90. So south, this west side will come at 270. Are you getting it? North 0 degree, east 90 degree, south 180 degree, west 270 degree. Okay? Plus it is 315. So northwest will be at 315 degree. ये सबको क्लियर हो गया है? एजीम्यूथ 315 मतलब नॉर्थ वेस्ट। इसमें अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि एजीम्यूथ आपको बहुत बार अलग अलग जगह आगे भी देने पड़ेंगे। 315 नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, ऑडियो का अगर कहीं भी इशू होगा तो बता दीजिएगा, उसको चेक करेंगे अगर इंटरनेट में प्रॉब्लम आएगी तो। ओके देन, सो एजीम्यूथ इज 315, ऑल्टीट्यूड इज 45 डिग्री। आई एम क्लिकिंग ओके। देखिए यह आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? यह आपको शेडेड रिलीफ या हिल शेड दिख रहा है, जिसमें ये जो व्हाइट कलर है, ठीक है, जो ब्राइटर शेड है वो कौन सा रीजन है? जहां पर सनलाइट आ रही है या सूरज की जिस इंटेंसिटी से आ रही है सनलाइट आ रही है, उसके अकॉर्डिंग उसको वो शेड असाइन हुआ है। समझ में आ रहा है? इसमें आप कोई भी डायरेक्शनल चेंज करा सकते हैं। सपोज अगर हम लोग 315 की बजाय, ठीक है, इसमें से 180 डिग्री हम माइनस कर देते हैं, 135 डिग्री ले लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में एकदम सन को ले जाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग 315 से 180 डिग्री माइनस करते हैं, 135 डिग्री बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं, तब देखिए अपोजिट हो जाएगा। जो अभी सनलाइट में आ रहा है वो शेडेड में आ जाएगा। ये देखिए, ये बिल्कुल अपोजिट इसका यहाँ पर आउटपुट बन रहा है। अंतर दिख रहा है? किसी एक पर्टिकुलर जगह को लेकर के दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर ब्लैक कलर का पोजीशन देखिए कहाँ पर आ रहा है, और सन का डायरेक्शन जब हम 180 डिग्री चेंज कर दे रहे हैं तब देखिए क्या हो रहा है। ये आपको विजुअली खुद से ही ऑब्जर्व करके समझना पड़ेगा कि अंतर क्या यहाँ पर आ रहा है, कैसे ये पूरा रीजन इस समय, कितना बड़ा रीजन लाइटर टोन में आ गया और कितना थोड़ा रीजन डार्कर टोन में है। कैसे? क्योंकि हमने सन को 180 डिग्री बदल दिया उसकी पोजीशन। प्रीवियस पोजीशन में देखिए क्या अंतर है, जो एरिया पहले सनलाइट रीजन में आ रहा था वो अब शैडोड में आ गया और रिवर्स हो गया। तो इस तरीके का कोई भी आपको एप्लीकेशन, जैसे आपको कोई ऐसा रीजन ढूंढना है जहाँ पूरे दिन लाइट, चाहे सन का कोई भी डायरेक्शन हो, वहां पर लाइट बनी रहे, आपको ऐसा डायरेक्ट जगह ढूंढना है तो वो आप इसकी हेल्प से ढूंढ सकते हैं। दिन के किसी पर्टिकुलर टाइम में, जैसे क्रॉप के लिए रिक्वायरमेंट है कि मॉर्निंग का सनलाइट मिले, अर्ली मॉर्निंग सनलाइट हमको चाहिए किसी रीजन में, वो हम बता सकते हैं हिल शेड एनालिसिस से। कहीं पर कंडीशन है कि सॉइल में मॉइस्चर बना रहे, तो हम ऐसा जगह ढूंढ सकते हैं जो ज्यादातर समय शेडोड रीजन में पड़े। आपको कोई सोलर पैनल लगाना है, उसका कोई ऑप्टिमल पोजीशन क्या हो सकता है, उसमें आप हिल शेड एनालिसिस कर सकते हैं। कोई भी ऐसा एनालिसिस जिसमें कि आपको इस तरीके की इंफॉर्मेशन की जरूरत है कि कहाँ पर सनलाइट रह रही है और कहाँ पे नहीं रह रही है, किस समय कंडीशन लोग रखते हैं हमें ऐसा घर चाहिए जहाँ सुबह की धूप आए, है ना? तो कैसे पता करेंगे कि सुबह की धूप उस जगह पर पहुंच पा रही है कि नहीं? अगेन हमारे पास में वहां का डेटा होना चाहिए, एलिवेशन डेटा, डेम नहीं डीएसएम डेटा होना चाहिए, और देन हम उसमें सन का पोजीशन लगा करके मॉर्निंग में किस दिशा से सन वहां पर आ रहा है, सनलाइट आ रही है, और क्या उसका एंगल रखना है, उसके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन यहाँ पर कैसे ले जाते हैं, यहाँ पर हम देखिए अपने आउटपुट को थ्री डी इफेक्ट देना है हमें। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। अभी आपके सामने स्क्रीन पर लैंड यूज इंफॉर्मेशन है, अलग अलग लैंड यूज, एग्रीकल्चर, बैरन, ट्रांजिशनल, बिल्ट अप, फॉरेस्ट, वाटर, वेटलैंड, ये सारा आपके स्क्रीन पर है और ये सिंपल फ्लैट 2D डेटा दिख रहा है आपको। सपोज हम इसमें थोड़ा सा विजुअल इफेक्ट डालना चाहते हैं, थोड़ा सा ये 3D जैसा दिखना चाहते हैं, क्योंकि हमें एलिवेशन में अभी हमने देखा, अभी कॉन्टूर एनालिसिस करी थी, वहां पर आपने देखा था कि यहाँ पर माउंटेन है ना, वहां पर आपको दिखाया गया था माउंटेन रीजन है यहाँ पे। हम इसका इम्पैक्ट जो है वो इस पे दिखाना चाहते हैं, इस लैंड यूज मैप पे दिखाना चाहते हैं। कैसे किया जाए इसको देखिए, या आप किसी भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। लैंड यूज का इंफॉर्मेशन खोल लिया, रास्टर डेटा खोल लिया, और लैंड यूज के नीचे, ये ध्यान रखिएगा, नीचे रखेंगे, जेड ऑर्डर में बॉटम पे रहेगा, लैंड यूज के नीचे हमने हिल शेड का डेटा भी चेक कर दिया। अब प्रॉपर्टीज में जाकर के लैंड यूज को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर दिया, से 30% का यहाँ पर हमने ट्रांसपेरेंसी सेट कर दिया। देखिए आउटपुट में इफेक्ट आपको दिख रहा होगा, अपने आप से ऑब्जर्व करिए कि किस तरीके से आपको ये 3D एरिया दिख रहा है। देख रहे हैं इसको, इसको आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हिल शेड बना करके उसमें ट्रांसपेरेंसी सेट करा करके आप यहाँ पर इस तरीके से इसका एक 3D इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट करा सकते हो। और इसको सपोज हमने 50% रख दिया, तो ऐसा लगेगा कि हमने इस लेयर को एक हिल के ऊपर ड्रैप कर दिया। ठीक है, इस तरीके का इम्पैक्ट इस तरीके के हिल शेडिंग से आ रहा है। देहरादून वाला मैप अभी आपको दिखा रहे थे, उसमें भी ये इफेक्ट दिया गया है। इस मैप में शायद नहीं है, इस वाले मैप में नहीं, लेकिन उन्होंने एक दूसरे मैप में इसका इफेक्ट दिया था। खैर, यहाँ पर अगर आपको कभी भी अपने मैप को थोड़ा सा अट्रैक्टिव इस तरीके से बनाना है कि उसमें 3D इफेक्ट आ जाए, फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है थोड़ा सा उसका आइडिया देना है, तो आप उसको इस तरीके से हिल शेड के ऊपर ड्रैप करा करके अपनी लेयर को दिखा सकते हैं। बाकी कॉन्टूर्स आपने क्रिएट किए थे, करके दिखाए गए थे, वो भी आप यहाँ पे देखिए देख सकते हैं। देखिए कॉन्टूर में जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हिल का एक पीक जाता हुआ दिख रहा है, ये माउंटेन रेंज का टॉप जाता हुआ दिख रहा है ये पीक। उसी तरीके से ये देखिए कॉन्टूर लाइन में भी ये चीज आपको इम्पैक्ट दिख रहा होगा। ब्लैक कलर से कॉन्टूर लाइन है, ये देखिए फ्लैट एरिया में पूरा का पूरा ये एग्रीकल्चर लैंड जैसा है। येलो कलर से एग्रीकल्चर एरिया, यहाँ देखिए ये फ्लैट एरिया जहां जहां पर है वहां पर एग्रीकल्चर होती हुई आपको दिख रही है। तो ये बहुत ही यूजफुल और बहुत ही अच्छा आपको आउटपुट, अपना अट्रैक्टिव आउटपुट क्रिएट करने में इस तरीके का हिल शेड या शेडेड रिलीफ को आप यूज कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे एप्लीकेशन, कहाँ सनलाइट रहेगी कहाँ नहीं, वो आप इससे कर सकते हैं। इसी में एक वेरिएशन हिप्सोमेट्रिक टिंटिंग का भी होता है। टिंटिंग, टिंट, टिंट से लिया गया है, मीन्स कलरिंग इसमें करी जाती है। हिप्सोमेट्रिक टिंटिंग में कुछ नहीं है, बस इसमें इतना है कि एलिवेशन के हिसाब से कलर वेरी करा दिया जाता है ना। एग्जाम्पल इसका देखिए, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक फिगर, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ के ऊपर एक कहीं कोई, जैसे टॉप पर एक झील जैसा बन जाता है, जैसे मानसरोवर है, तो इस तरीके से माउंटेन टॉप के ऊपर एक कुछ वाटर बॉडी है, उस तरीके से ये इफेक्ट आ रहा है नहीं, लेकिन इसमें कलर कॉम्बिनेशन इस तरीके से यूज किया गया कि ये ब्राउन कलर है, व्हाइटिश कलर है, तो ये जरूर यहाँ पर माउंटेन एरिया रहा होगा। तो ये है नहीं, लेकिन कलर शेडिंग लगा करके ये हमको एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो यहाँ पर कलर सिंबल्स की हेल्प से एलिवेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग कलर्स लगा करके इस तरीके का इम्पैक्ट दिया जाता है। इसी को हिप्सोमेट्रिक टिंटिंग कहा जाता है।
ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग का टेरेन एनालिसिस कंप्लीट होता है और नेक्स्ट टॉपिक हमारा पिटफॉल ऑफ स्पेशल डेटा स्टार्ट होता है। अभी तक में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैम कल के जो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे ओके, वो कब डिस्कस होंगे? मंडे डिस्कस कर लेते हैं। ये जीआईएस की एक एक्स्ट्रा क्लास हम मंडे को लगा रहे हैं। अब मंडे या फिर वेनेसडे कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को शायद क्लैश हो जो कि दूसरे डिपार्टमेंट्स के हैं, उनका हो सकता है क्लैश हो मंडे को। तो वेनेसडे, नेक्स्ट वेनेसडे हम उसको डिस्कस कर देंगे। ओके मैम। और बाकी स्टूडेंट्स के लिए मंडे को जो लेबोरेटरी सेशन होता है 2 PM टू 4 PM, उसमें जीआईएस टेक्नोलॉजी की क्लास चलेगी। किसी का लेबोरेटरी रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा, पहले उसको आंसर करेंगे एंड देन उसके बाद में जो जीआईएस टेक्नोलॉजी की क्लास है, क्योंकि केवल नेक्स्ट वीक ही हमारे पास में है जो क्लासेस चलेंगी। ऑलमोस्ट सिलेबस काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है, कुछ छोटे टॉपिक बचे हुए हैं। तो नेक्स्ट वीक में 3 क्लासेस लगेंगी जिसमें कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। बाकी वेनेसडे और फ्राइडे दोनों ही दिन पे क्विज शेड्यूल रहेगी आप लोग की, क्योंकि 3 ही क्विज हुई है तो 2 क्विज आप लोग की नेक्स्ट वीक रहेगी। और कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट टॉपिक पिटफॉल ऑफ स्पेशल डेटा। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग मिस्टेक्स जो हम लोग से डेटा में हो सकती हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, चलिए आपके लोग से पूछते हैं। अभी हम लोग ने पढ़ा है कि स्पेशल ऑटो कोरिलेशन प्रॉपर्टी होल्ड करती है स्पेशल डेटा में, है ना। सो इफ देयर इज एन स्पेशल ऑटो कोरिलेशन प्रॉपर्टी इन द स्पेशल डेटा, then how it can create a problem, how this can be a problem, spatial autocorrelation, because till now we have learnt about the advantages of this one. Because of this autocorrelation we can perform the interpolation and which is necessary for the raster data, but how it can be a problem? Okay, you know, many times when you perform a statistical analysis, they say that we have taken a random data set, isn't it? Many times randomness is a prerequisite for any analysis, especially statistical analysis. And when we say that there is an autocorrelation in the spatial data, in that case, there is no randomness in the data set. So it is one of the very big problem of spatial autocorrelation, that the spatial data is not random in nature. The samples will not be random in nature. For the analysis, especially statistical analysis, conventional statistical analysis have this condition of, have this prerequisite of randomness in the data set. So if there is an autocorrelation property, there will not be randomness, and that will create a problem. Another thing is that there will be a redundancy in data set because of autocorrelation. What is redundancy? Duplication of data. So this is one of the problem, although many times because of the autocorrelation property we can perform analysis, but sometimes it can be a problem. And now last line is important, and note it down in your copy, that autocorrelation can be measured by using several parameters like joint count statistic, Moron's I coefficient, Geary's C coefficient. ये ध्यान रखिएगा इनके नाम। ऑटो कोरिलेशन प्रॉपर्टी हम कैसे मेजर कर सकते हैं?
अलग अलग साइंटिस्ट ने इसके कुछ मेजर दिए हैं, लेकिन इनमें से कुछ पॉपुलर नाम कि ऑटो कोरिलेशन डेटा सेट में कितना है, वो इनकी हेल्प से आप निकालते हैं। जॉइंस काउंट स्टैटिस्टिक, मोरॉन्स आई कोफिशिएंट एंड गियरेज सी कोफिशिएंट। Okay, now coming to the next one. Again, very important thing, modifiable aerial unit problem, MAUP. GIS में MAUP की प्रॉब्लम जरूर से याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है MAUP क्या होता है। इसको अपना कॉपी पे लिखिए पहले, मॉडिफाइबल एरियल यूनिट प्रॉब्लम MAUP, और फिर इसको समझाते हैं कि इसमें होता क्या है। ठीक, देखिए स्क्रीन पर आप एक फिगर देख रहे होंगे। पहले तो मॉडिफाइबल एरियल यूनिट का मतलब क्या है। हम लोग जीआईएस में कोई भी डेटा की जब बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एग्रीगेशन करते हैं। लाइक अगर सेंसस कोई डेटा कलेक्ट करता है तो वो कभी भी इंडिविजुअल लेवल पर रिपोर्ट नहीं करता कि किसी के घर में कितने लोग हैं, क्या किसके यहाँ की इनकम है, कौन इसमें वर्किंग है, किसकी कितनी लिटरेसी कितनी है, कहाँ तक पढ़ा है, ये सारा जानकारी वो आपके घर से लेके जाएंगे। लेकिन वो कभी भी उसको पब्लिश नहीं करेंगे। वो क्या पब्लिश करेंगे, वो एक एग्रीगेटेड डेटा पब्लिश करते हैं विलेज लेवल पर, वार्ड लेवल पे, और हायर लेवल पर, तहसील लेवल पर जाएगा, ब्लॉक लेवल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल जाएगा, स्टेट लेवल जाएगा, है ना। वो कभी किसी के घर का डेटा पब्लिश नहीं करते। प्राइवेसी पर्पस, प्राइवेसी इश्यूज होते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। इस कारण से कई बार हमारा जो डेटा सेट होता है वो इंडिविजुअल लेवल पर नहीं, एग्रीगेटेड लेवल पर आता है। अब ये एग्रीगेशन की जब हम बात करते हैं कि ये विलेज लेवल पर डेटा दिया जा रहा है या शहरी क्षेत्र है तो वार्ड लेवल पर वो डेटा दिया जा रहा है, क्या किसी भी वार्ड की बाउंड्री या किसी भी विलेज की बाउंड्री कोई फिक्स्ड बाउंड्री होती है? वो नहीं होती। सेंसस डिपार्टमेंट अपना खुद का एक विलेज बाउंड्री निकालता है। उसके अकॉर्डिंग ये सारा जो भी सेंसस का जनसंख्या गणना जो होती है वो उसके अकॉर्डिंग होती है, उसी के अकॉर्डिंग रिपोर्ट करी जाती है। लेकिन विलेज की बाउंड्री, टाउन की बाउंड्री, ब्लॉक की बाउंड्री, तहसील की बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री, किसी भी बाउंड्री को वेल डिफाइंड, कोई जमीन पर वो खिंची हुई रेखा नहीं है। कभी भी चाहे चीजों को तोड़ा जा सकता है ना। जैसे इलाहाबाद की बात करें तो इसमें कुछ एक आध प्लेसेस, विलेजेस थे वो कौशाम्बी में चले गए। गोरखपुर को देखिए, पुराना गोरखपुर का मैप बहुत बड़ा एरिया, लेकिन आगे चल करके महाराजगंज अलग हो गया, देवरिया अलग हो गया, है ना। यूपी को देखिए, ओवर द टाइम यूपी बहुत बड़ा था, लेकिन अब उसमें उत्तराखंड अलग हो गया, उत्तर प्रदेश अलग हो गया। तो ये बाउंड्रीज कोई फिक्स बाउंड्रीज नहीं है कि जो बन गई और वो आजीवन बनी रहेगी। समय के साथ में, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कई बार पर्सनल मोटिव्स के कारण ये बाउंड्रीज को चेंज कर दिया जाता है। यही चीज बोली जा रही है मॉडिफाइबल एरियल यूनिट। यहां तक तो क्लियर होगा सबको कि जो यूनिट हम रिपोर्ट कर रहे हैं वो यूनिट मॉडिफाइबल है, बदली जा सकती है। यहां तक तो सब ठीक। अब ये प्रॉब्लम कैसे बनेगी, ये प्रॉब्लम कैसे बनेगी वो स्क्रीन पर आप देखिए। यहाँ पर जो सबसे पहला फिगर है जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी बाउंड्रीज बनी हुई है, ये कोरोप्लथ माप है। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज दी गई हैं, 0 to 30, 31 up to 40, 41 up to 60, 61 up to 86। ये पॉपुलेशन का रेंज है पूरे में, है ना। हर एक सेंसस ब्लॉक में कितना पॉपुलेशन है, जैसे हम अपने देश की भाषा में बोले तो हर एक विलेज में, क्योंकि ये यूएस का डेटा यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है तो उनके सेंसस ब्लॉक वहां बोले जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि विलेज, हर एक विलेज में कितना पॉपुलेशन है उसकी एक रेंज, लमसम रेंज यहाँ पर अलग अलग 4 कैटेगरी में पूरा दे दिया गया है। अब उसके बाद में सपोज इस विलेज से हमको ब्लॉक लेवल पर डेटा को रिपोर्ट करना है। ब्लॉक का डिजाइन कोई फिक्स तो नहीं है, जैसे बताया गया कि मॉडिफाइबल यूनिट है, कोई विलेज का या किसी ब्लॉक का साइज फिक्स नहीं है।
वो तो बदला जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर मैनिपुलेशन कैसे हो रहा है। यहाँ पर अगले 3 फिगर्स की बाउंड्री देखिए, और हर एक फिगर, हर एक पॉलीगन के अंदर एक नंबर लिखा हुआ है। जैसे पहले वाले फिगर में देखिए 39.8, 33, 39.5, 42.3, ये उस पर्टिकुलर ब्लॉक के एवरेज पॉपुलेशन को दिखाता है। इंडिविजुअल विलेज की पॉपुलेशन तो पहले फिगर में दिखा दी गई, लेकिन जब उसको एग्रीगेट करते हैं, ठीक है, जब उसका एग्रीगेटेड रिपोर्टिंग करी जा रही है, तो ये एक एवरेज पॉपुलेशन आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है, ठीक है, जिसमें जहां पर डॉट लगा है वो देखिए ये 33 इसकी मिनिमम पॉपुलेशन यहाँ पर आ रही है। एमएयूपी में 2 प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व होती हैं, एक एग्रीगेशन और दूसरा होता है जोनिंग, ठीक है। यहाँ जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये जोनिंग इशू को दिखा रहा है। अब देखिए ये 4 इस तरीके से भी बन सकती है, दूसरे में देखिए ये 4 ब्लॉक इस तरीके से बनाए गए। अब यहाँ पर एवरेज पॉपुलेशन को बदलते हुए देखिए 43.5, अभी तक सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का एवरेज था 42.3, अब यहाँ पर 43.5 आ जाएगा। और यंगेस्ट पॉपुलेशन कितनी आ रही है 29.6, यहाँ पर 20s में कोई पॉपुलेशन ही नहीं थी। इसका इफेक्ट कैसे होता है, कई बार बोला जाता है ना यहाँ पर ग्रेइंग पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, जापान वगैरह के लिए बोला जाता है यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रेइंग हो रही है, मतलब लोग एल्डरली एज की ओर मूव कर रहे हैं। भारत एक बहुत ही यंग देश है, कैसे बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो यंगस्टर्स की है। हमें अगर अपने एरिया का में बताना है कि हमारा पॉपुलेशन कितना है, आप पहले वाले फिगर को देख करके बोल ही नहीं सकते कि यहाँ पर एक बहुत, यहाँ पर यंगेस्ट पॉपुलेशन 33 के हिसाब से है। सेम वही रीजन है, वही आउटर बाउंड्री देखिए सेम है, अब यंगेस्ट पॉपुलेशन कितनी हो जा रही है 29.6 की। तीसरे में आइए, यहाँ पर यंगेस्ट पॉपुलेशन कितनी हो जा रही है 28 की, और बाकी सब पॉपुलेशन 40 प्लस की आ रही है। देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये जोनिंग इफेक्ट यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जोन तो अभी भी 4 बन रहे हैं, लेकिन जोन बनाने के बड़े सारे तरीके हैं, कैसे भी बनाए जा सकते हैं, और जोनिंग करने से किस तरीके से एवरेज पॉपुलेशन में अंतर आ रहा है वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यंगेस्ट पॉपुलेशन बदल जा रही है और किस तरीके से एल्डरली पॉपुलेशन या 40 प्लस की पॉपुलेशन बढ़ जा रही है। पॉपुलेशन अभी भी वही है, काउंट अभी भी वही है, जोनिंग करके इसको बदलाव कर दिया जा रहा है। तो किस तरीके से हम एग्रीगेटेड वैल्यू को दिखा रहे हैं, किस तरीके से जोनिंग वैल्यू को दिखा रहे हैं, उसका यहाँ पर आप अंतर देखते हैं। और इसको किस तरीके से मिसयूज किया जाता है, जैसे सपोज जेंडर रेशो एक बहुत बड़ा इशू है, एक क्रिटिकल इशू है किसी भी सोसाइटी के लिए, कि अगर जेंडर बैलेंस नहीं है, अगर किसी गांव में लग रहा है या किसी वार्ड में लग रहा है, शहरी क्षेत्र में लग रहा है कि यहाँ पर तो जेंडर रेशो बहुत बिगड़ गया, लाइक सपोज 1000 मेन पर 800 वुमेन आ रही हैं, ये मेल फीमेल का रेशो एकदम बिगड़ा है, 800 फीमेल 1000 मेन पर। ये 1000 और 800 का अगर आंकड़ा नहीं देना, किसी को लग रहा है ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ये तो बहुत हाईलाइट हो जाएगा यहाँ पर जेंडर प्रॉब्लम, क्या किया जाए, उसकी बाउंड्री को थोड़ा मैनिपुलेट कर दिया जाए, बदल दिया जाए, हो सकता है उसको थोड़ा दूसरे एग्रीगेटेड लेवल पर ले जाया जाए। तब क्या होगा, अगर आसपास के किसी एरिया में वुमेन पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगी वो प्रॉब्लम, और ये जो जेंडर रेशो जो एक क्रिटिकल प्रॉब्लम थी उस जगह की, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। ये इस तरीके से मिसयूज होता है। एक बहुत बड़ा यूज इसका इलेक्शन में होता है। यहाँ पर एक टर्म यूज होता है गेरी मैंडरिंग, इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसके बारे में सर्च करिएगा। मेरा ऑडियो ठीक आ रहा है, इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। एक टर्म अपने एंड पर नोट कर लीजिए, अभी हम ओपन नहीं कर रहे हैं कुछ, GERRYMANDERING, गेरी मैंडरिंग। ये MAUP प्रॉब्लम से ही रिलेटेड टर्म है गेरी मैंडरिंग। इसका मतलब देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ये यूनाइटेड स्टेट्स में इसको यूज किया गया था। ये दिखाता है कि किस तरीके से पॉलिटिशियंस इसको यूज करते हैं। आपने
सुना होगा कि किसी भी कंस्टिट्यूएंसी का जो बाउंड्री है वो डिसाइड होता है ना। हमारे देश में क्या है, एक डीलिमिटेशन कमीशन है, परिसीमन आयोग है। बीच में कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में इसका नाम आप लोगों ने शायद सुना हो, परिसीमन आयोग या डीलिमिटेशन कमीशन। ये इलेक्शन कमीशन में, जैसे इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन करवाना है, डीलिमिटेशन कमीशन या परिसीमन आयोग का काम क्या है, किसी भी कंस्टिट्यूएंसी की बाउंड्री डिसाइड करना। ठीक है, अब किसी भी क्षेत्र का परिसीमन किया जाता है। अगर आप लोग थोड़ा इलेक्शन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो और कभी इलेक्शन रिजल्ट को कभी सुनते होंगे, तो कभी कभी लोगों से आप सुनेंगे कि ये जो बाउंड्रीज थी इसको रिवाइज कर दिया गया। अभी कुछ समय पहले यूपी में रिविजन हुआ था, इस कारण से हमारा कैंडिडेट हार गया। अभी पहले गंगा पार का इलाका हमारा नहीं था, अब इसमें डाल दिया गया, इस कारण से हमारा कैंडिडेट जो है हमारा हार गया। ये मिसयूज बाउंड्री डिफाइन करने का जब किया गया, ये यूएस का एग्जांपल दिया गया था इसमें, कि यूएस के एक पॉलिटिशियन थे, उन्होंने जो बाउंड्री रेगुलर, जैसे स्ट्रेट लाइन या कुछ इस तरीके से, अगर स्पेशली यूएस वगैरह की बाउंड्री आप देखें तो बहुत ही स्ट्रेट लाइन से उनका पूरा स्टेट बनता है। उन्होंने इस तरीके से बाउंड्री कराई कि उनके जो सपोर्टर्स थे वो एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में आए, जिससे कि जितना भी उनको वोटिंग था उनके तरफ चला जाए। ठीक है, तो किस तरीके से स्टेट का बाउंड्री बन रहा है वो उन्होंने मैनिपुलेट कराया, और इसी कारण से इस मैनिपुलेशन को गैरी मैंडरिंग बोला जाता है, कि जब बाउंड्री इस तरीके से रिवाइज करी जाए कि ज्यादा वोट हमारे पास आ जाए या हम जीत जाए, इस तरीके के मैनिपुलेशन को यहाँ पर टर्म गैरी मैंडरिंग यूज करा जाता है। तो ये एमएयूपी का प्रॉब्लम है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। एमएयूपी प्रॉब्लम बहुत मतलब पूछा जाता है, और जीआईएस का स्पेशली एमएयूपी क्या है ये आपको समझ होनी चाहिए। अब हम लोग एक और तरीके से जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, जो एग्रीगेशन लेवल होता है, अगर आप दो डेटा सेट को एग्रीगेट, मतलब एक सर्टेन लेवल ऑफ एग्रीगेशन पे दिखाया जा रहा है, हम जब भी उसको ओवरले करा रहे हैं या इस तरीके से कोई भी ऑपरेशन करा रहे हैं, हमें हमेशा चेक करना चाहिए कि किस लेवल का डेटा है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप एक विलेज बाउंड्री को ओवरले करा दे रहे हैं, विलेज लेवल के डेटा को ओवरले करा दे रहे हैं से तहसील लेवल के डेटा के साथ में। अगर आप इस तरीके से ओवरले करा रहे हैं तो वहां पर ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमेशा एग्रीगेशन कैसे करा जा रहा है, जब ओवरले कराया जा रहा है तो दोनों का सेम एग्रीगेशन होना चाहिए ओवर द टाइम। जैसे कि गोरखपुर का एक एग्जांपल दिया, तो स्टूडेंट पुराना टोपो शीट लेकर के आया तो उस पर काम ही नहीं हो पा रहा है 72 73 का, फिर उसके बाद में ओएसएम सीरीज का डेटा मंगाना पड़ा जो कि लेटेस्ट डेटा था, तब जाकर के बाउंड्री एक्सट्रैक्शन हो पाया। क्यों? क्योंकि गोरखपुर डिवाइड हुआ था अलग अलग, उसमें और डिस्ट्रिक्ट निकल करके बाहर हुए थे। तो कभी भी डेटा कलेक्शन हो तो ये किस तरीके से हुआ, क्या बाउंड्री चेंज हुई कि नहीं हुई, उसको देखना जरूरी होता है। तो ये पूरा एमएयूपी का प्रॉब्लम है, इसको बहुत जल्दी से रीड कर रहे हैं। Another major difficulty with spatial data is that many geographic data are aggregates of data compiled at a more detailed level. An example is a national census which is collected at the household level but reported for the practical and privacy reasons at various levels of aggregation. For example, city districts and states. The issue here is that aggregation units used are arbitrary with respect to phenomena under investigation, yet the aggregation unit used will affect statistics determined on the basis of data reported in this way. This difficulty is referred to as the MAUP. MAUP occurs when arbitrarily defined boundaries are used for the measurement and reporting of spatial phenomena. The boundaries of these units are arbitrary and subjected to change. They do not necessarily coincide with break-in data. Thus, changing the boundaries of unit and disaggregation or aggregation of unit can affect the appearance of the dataset. MAUP has been exploited by the politicians in the United States and elsewhere to redraw political boundaries to one party or another's, but generally not the country's advantage.
The process of aggregating neighbors to create majority blocks for political advantage was named gerrymandering after the Massachusetts governor Elbridge Gerry when he crafted a political district shaped like a salamander. What is salamander? It is a reptile animal. Just wait for a minute. So this one is the salamander. Okay. So it is characterized by their lizard-like shape appearance. This is what it is written over here, that the Massachusetts governor Elbridge Gerry, when he has crafted a political district shaped like a salamander. So this term gerrymandering has become popular, or not popular, it become notorious. There are two primary characteristics of MAUP that may be manipulated to affect the aggregated polygon values. First is the zoning effect, that aggregated statistics may change by the shape of the unit. Second is the size effect, that aggregated statistics may change with the area of unit. For example, the mean income of a unit will change when the boundaries of a unit change, either because of change on zone or change in size. Next thing, ecological fallacy. Another important thing, and this is not just only related to the spatial data, it is a general thing. Okay, what is ecological fallacy? Like suppose there is certain income, like the pin code of MNNIT is 211004. So there is a large area which is covered under 211004 postal code. And say the average income of the 211004 is say 20,000 rupees average income. Now on the basis of this one, if I start saying that every household has an income of 20,000 because the average income is 20,000, then it is an ecological fallacy. Some people may be earning 1 lakh rupees. There are some of the students who are living in the household that they have zero income. There are some people who have 10,000 per month income. So there is a lot of variation at the individual level. But whatever is reported at the aggregated level is assumed to be true at the individual level, then it is an ecological fallacy. Okay? Like suppose that in a particular area that there is a lot of crime. So if we start saying that every person who is living in that locality is a criminal, it is an ecological fallacy. Okay? So MAUP is closely related to a more general statistical problem known as the ecological fallacy. This arises when a statistical relationship observed at one level of aggregation is assumed to hold because the same relationship holds when we look at a more detailed level. This occurs when it is inferred that data for areas under study can be applied to the individuals who are living within those areas. Okay. So this is the ecological fallacy. Another thing is scale. Everyone has seen the effect of the scale. है ना, आपका स्केल जैसे ही मॉडिफाई होगा ऑब्जर्वेशंस ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट आता है. आप 1:50,000 के स्केल पर डेटा ले रहे हो, 1:1 लाख के स्केल पर डेटा ले रहे हो, उसका इफेक्ट हमेशा डेटा सेट पर आता है. तो ये एक फोर्थ प्रॉब्लम हो गई जो कि स्पेशल डेटा से रिलेटेड है. नेक्स्ट थिंग मेटाडेटा. मेटाडेटा ये प्रॉब्लम नहीं है. मेटाडेटा एक जनरल कॉन्सेप्ट है. मेटाडेटा का बहुत डिटेल हमें नहीं पढ़ना है, बस इतना मेटाडेटा के बारे में सभी जानते हैं दैट मेटाडेटा इज अ डेटा अबाउट डेटा. जीआईएस में जब भी हम स्पेशल डेटा को लेंगे, कौन उसको क्रिएट किया, उसका प्रोजेक्शन क्या है, उसका डेटम क्या है, उसमें कौन से सेंसर लगे, उसमें कितने बैंड है, कैप्चर करते टाइम सन का ऑल्टीट्यूड कितना था, उसका एजिम्यूथ कितना था, उसका रेजोल्यूशन चारों कितने थे, ये पूरा इंफॉर्मेशन जो होता है वो उसके मेटाडेटा में होता है. हम लोग नेक्स्ट उसमें सेमेस्टर में जब वेब जीआईएस पढ़ेंगे तब वहां पर मेटाडेटा का डिटेल पढ़ाया जाएगा, क्योंकि
जब भी डेटा को वेब पर ले जाया जाता है, इन जनरल भी मेटा डेटा रहता ही है, लेकिन जब हम वेब पर ले जाते हैं तो उसमें एक सर्टेन स्टैंडर्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग हमको अपना पूरा का पूरा डेटा बनाना पड़ता है, अदरवाइज आप उसको वेब पर अपलोड नहीं कर सकते। तो उसके अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है CSDGM, ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट्स का स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो अलग अलग मेटाडेटा के फॉर्मेट होते हैं, इनके डिटेल हम लोग बाद में देखेंगे, बट मेन पर्पस इसमें यही है कि किस तरीके से किसी भी स्पेशल डेटा के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन हम रखें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पर अब हम लोग मूव करेंगे GIS आउटपुट के बारे में। GIS आउटपुट में सबसे पहले हम लोग जो मैप लेआउट होता है उसके एसेंशियल एलिमेंट पढ़ेंगे, जो मोर और लेस अब तक सभी को पता लग चुके हैं, लेकिन एक शॉर्ट में इसको कवर करेंगे। देन अलग अलग टाइप ऑफ मैप्स जो बनते हैं यहाँ पर, जैसे कि कोरोप्लेथ मैप हुआ, डॉट डेंसिटी मैप हुआ, आइसोप्लेथ मैप्स हुए, इस तरीके के कई सारे मैप्स जो बनते हैं उनका डिटेल, अलग अलग नॉन कार्टोग्राफिक आउटपुट्स जैसे कार्टोग्राम और मल्टीमीडिया टूल्स, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये सारा डिटेल जो होगा वो नेक्स्ट मंडे, कमिंग मंडे पे हम लोग कवर करेंगे फ्रॉम 2 PM अप टू 4 PM, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है आज के लेक्चर से रिलेटेड? Okay then. Thank you so much. The class is over for now. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.